नमस्कार दोस्तों, देश की राजनीतिक नब्ज पहचानने के लिए हर 6 महीने में हमारे सामने आने वाला इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे एक बार फिर आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि फरवरी और अगस्त में सी वोटर ये सर्वे करता है इंडिया टुडे के साथ मिलकर। इस बार का जो सर्वे हमारे सामने आया है, हम उस पर बात करेंगे सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख से। यशवंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नीरज। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक जो बिग पिक्चर होती है उसकी वो बता दूं दोस्तों कि अगर हम ये बात करें कि आज अगर देश में लोकसभा चुनाव हो जाएं तो किसकी सरकार बनेगी, तो वो एक बार फिर 2024 की तरह ही अगर आज चुनाव हो जाएं तो एनडीए की, बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की सरकार बनेगी। और एमओटीएन ये कह रहा है कि 2024 के चुनाव के नतीजों के बरक्स जहां 293 सीटें मिली थी एनडीए को, आज चुनाव हो तो वो बढ़कर 324 हो जाएंगी। और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को 234 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली थी, आज चुनाव हो तो वो घटकर 208 हो जाएंगी। यानी कि सीटें बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की बढ़ रही हैं और इंडिया गठबंधन की घट रही हैं। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि एकदम तूफानी बदलाव तो हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, चूंकि यूपी तक पर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का। तो यशवंत, उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की अगर मैं बात करता हूं तो एमओटीएन कह रहा है कि अगर आज चुनाव हो जाए, सबसे पहले हम वोट परसेंटेज की बात कर लेते हैं। अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी प्लस एनडीए का वोट परसेंटेज जो है वो 48% है, जो 2024 के बरक्स 4% बढ़ा है। और इंडिया गठबंधन का वोट परसेंटेज 42% है, जो कि 2024 के बरक्स घटा है। जबकि हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव का पीडीए लगातार अपनी धार तेज कर रहा है। एक राहुल गांधी की जो ओवरऑल देश में छवि है वो भी बढ़ रही है। लेकिन आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे? देखिए, पहली बात तो आपने जो कार्यक्रम की शुरुआत में बोला कि 2024 के कंपैरिजन में एनडीए बढ़ रहा है, लेकिन जनवरी के एमओटीएन के मुकाबले एनडीए घट रहा है। और घटाव ऑपरेशन सिंदूर के होने के बाद में है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वो बढ़ोतरी एक्चुअली महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद जो हालात बदले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए को महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ी थी। महाराष्ट्र को जो बदलाव हुआ केवल उसके कारण एनडीए को लाभ है। आज भी हमारा सर्वे ये कह रहा है कि एनडीए बीजेपी अपने आप मेजॉरिटी में नहीं है, और महाराष्ट्र के जो नंबर हैं वो भी कम हुए हैं इस जनवरी के मुकाबले आज की तारीख में। तो ये कंपैरिजन 2024 से भले ही बढ़ता हुआ दिखे, लेकिन जनवरी के एमओटीएन से ये घटता हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश वही स्थिति है, जो 2024 के मुकाबले भले ही बढ़त दिख रही हो, लेकिन जनवरी के मुकाबले ये एक तरह से मामला उतना ज़्यादा खुशफहमी वाला नहीं है। नटशेल में उत्तर प्रदेश में मुकाबला कांटे का है। लोकसभा के वोट शेयर की बात हो रही है, ये विधानसभा के वोट शेयर की बात नहीं हो रही है। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का कोई भी राज्य हो, जब भी लोकसभा चुनाव की वोट शेयर की आप बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का एक बीजेपी को डिविडेंड मिलता है, करीबन 10% हमने देखा है 11 सालों में। अलग अलग राज्यों में 5% से 25% की रेंज में भी जाता है, लेकिन औसतन मानिए 10% का हमको लगता है कि एक मोदी डिविडेंड लोकसभा में बीजेपी को मिलता है, जो विधानसभा में उनको नहीं मिलता। जिसका अर्थ क्या है कि ये जो लीड है आज की तारीख में लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में जो आपको लीड दिख रही है, वो विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में लीड होगी, इसकी संभावना कम होगी। ये अपने दिमाग में कतई इससे भ्रम मत पालिएगा कि जो लोकसभा में ये 5%, 4-6% की लीड दिख रही है, ये विधानसभा में भी कन्वर्ट होगी। ये लीड इवेपोरेट भी हो सकती है, बराबरी की भी हो सकती है। यशवंत, की चूंकि आपने विधानसभा में कहा कि लोकसभा में एक मोदी इंसेंटिव होता है बीजेपी के पास, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव आने वाले हैं जी। ऐसी सूरत में अगर हम लोकसभा में इतना कांटे का मुकाबला देख रहे हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव में तो और भी ज्यादा बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, उत्तर प्रदेश का पेंच जो पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय फंसा, उसका राष्ट्रव्यापी असर हमने देखा। राष्ट्रव्यापी असर से क्या तात्पर्य है कि 10 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का अपना लोकसभा में बहुमत खत्म हो गया, और उसका एकमात्र कारण उत्तर प्रदेश था और कुछ नहीं। आप उत्तर प्रदेश की 35 सीटें जोड़ दीजिए बीजेपी के खाते में, जो 2014 और 2019 में उन्होंने हासिल की थी, तो आप पाएंगे कि बीजेपी सेंटर में मेजॉरिटी में आ जाती है।
एनडीए जो है फिर वो 350 350 सीधे वैसे उस तरीके का एक तरफा। तो एनडीए या बीजेपी की एक तरफा जीत के बीच में जो बाधक थे वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी थी, क्योंकि हमने ये पाया कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो बाइपोलराइजेशन शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश की राजनीति का, वो लोकसभा तक आते आते और एक्यूट हो गया और अब लगातार एक्यूट होता जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अब मुकाबला दो ध्रुवीय लगातार होता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी जो बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करती थी एक जमाने में, और एक जमाने में तो ऐसा लग रहा है कि नीरज हम लोग 20-25 साल पुरानी बात कर रहे हैं, जबकि इतनी पुरानी बात नहीं है। 2012 तक बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी उत्तर प्रदेश में और इंडिविजुअल मेजॉरिटी के साथ में सत्ता थी। तो 2012 की इंडिविजुअल मेजॉरिटी के साथ में सत्ता में आना और 2022 में आते आते एमएलए की संख्या का जो हश्र हुआ था, तो वो एकदम अकल्पनीय है कि 10 साल राजनीति में कितने बड़े हो सकते हैं, ये विचार करने के लिए। तो जब 10 साल राजनीति में बहुत बड़े होते हैं तो केवल बहुजन समाज पार्टी के लिए ही बहुत बड़े नहीं होते, वो भाजपा के लिए भी होते हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए भी होते हैं, वो कांग्रेस के लिए भी होते हैं नीरज। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में, आपको याद होगा हमने बात की थी और हमने ये बात कहा था कि भले ही प्रियंका गांधी जी के प्रयासों का कांग्रेस को कोई लाभ न मिला हो, 2% वोट मिले, सीट में की कुछ वक्त ही नहीं रही, एक सीट शायद मिली अगर मैं गलत नहीं हूँ, और लेकिन हमने उस समय कहा था कि जितनी मेहनत उन्होंने की है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पूरा कैंपेन जो किया है, ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट हुआ, क्योंकि उस पोलराइजेशन का लाभ उस समय समाजवादी पार्टी को मिला। और जैसे ही कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ में लोकसभा में प्रॉपर हाथ मिलाया, आपने देखा कि उसका किस तरीके का इंपैक्ट हुआ। कहने का तात्पर्य केवल यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति खुली हुई है। हालांकि इसमें यह संदेह मत रखिएगा मन में कि क्या मुख्यमंत्री योगी की लोकप्रियता कम हुई है। मुख्यमंत्री योगी की लोकप्रियता कतई कम नहीं हुई है, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कतई कम नहीं हुई है। लेकिन इन दोनों डबल इंजन की लोकप्रियता के बावजूद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार उनके एमएलएस के खिलाफ, उनके एमपीज के खिलाफ जो नाराजगी है, एमपीज के खिलाफ की नाराजगी तो आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में सरेआम आपको दिखाई दे गई। एमएलएस के खिलाफ जो नाराजगी है उसका क्या करेगी भाजपा और भाजपा के समर्थक दल, ये अभी हम लोगों को क्लैरिटी नहीं है। तो हमको पता है कि पूरे भारत में बड़ी तादाद में सिटिंग एमपीज के टिकट काटे गए थे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, आपको स्मरण होगा। नॉन परफॉर्मिंग एमपीज के टिकट नहीं काटना ये भाजपा को भारी पड़ा, कतई भारी पड़ा। विधानसभा चुनाव में नॉन परफॉर्मिंग एमएलएस के टिकट क्या बीजेपी काटेगी, नहीं काट पाएगी, ये देखने की बात होगी। अगर काट पाई तो वो अपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का फायदा उठा पाएंगे, और नहीं काट पाई तो यकीन मानिए कि जिस तरह से 2024 में लोकसभा के समय झटका लगा था भाजपा को, वही झटका एमएलएस की अकर्मण्यता के कारण वो लगेगा, मंत्रियों की अकर्मण्यता के कारण वो लगेगा, पदाधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण लगेगा, और जो तमाम तरीके के उनके प्रवक्ता दिन दूने रात चौगुने टीवी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, उनकी अकर्मण्यता नहीं कहना चाहिए, उनकी अद्भुत कर्मण्यता के कारण भी उनको लगेगा। तो ये जो स्थिति है, ये दरअसल एक तरह से खतरे की घंटी है मैं कहूँगा, जिस पे भाजपा को शायद ध्यान देना चाहिए। भाजपा शायद उन पार्टियों में से नीरज है जिनको हम मानते हैं कि बहुत तेजी से वो करेक्टिव स्टेप्स लेते हैं, और हमने इस बात को हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देख लिया है। तो देखते हैं किस तरीके की करेक्टिव मेजर वो लेते हैं, या अखिलेश यादव अपना जो आक्रामक रवैया है वो जारी रखते हैं, तो उनको 1927 में अच्छे खासा फायदा मिलने की उनको उम्मीद रहेगी। जी, अगला सवाल हमेशा एमओटीएन के साथ जो आता है वो देश में जब पूरे देश से पूछा जाता है कि सबसे लोकप्रिय सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ उसमें हमेशा आगे रहते हैं। मैं फरवरी की बात करूं, अगर फरवरी 2025 का जो एमओटीएन था उसमें 35% वोट मिले थे राउंड फिगर में योगी आदित्यनाथ को, वो तब भी नंबर 1 थे, और इस बार 36% वोट मिले हैं, यानी लोकप्रियता बढ़ी है एक सीएम के तौर पर, मोस्ट पॉपुलर सीएम के तौर पर। तो मैं आपसे यशवंत ये पूछना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी वर्सेस सरकार उत्तर प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं। विद इन द सरकार हर दर्जनों एमएलए हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ चिट्ठियां लिख चुके हैं। ऑपोजिशन के तौर पर अखिलेश यादव का पीडीए जो है उसकी धमक कम से कम हमें सड़कों पर या सोशल मीडिया में ज्यादा दिखती है। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में इजाफा है, क्यों?
योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में इजाफा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाहर जो भाजपा के समर्थक हैं देश भर में, उनको हिंदुत्व के पैरामीटर पे सबसे ज़्यादा जो नेता काम करते हुए दिखाई देते हैं वो योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं। और बीजेपी के नॉन यूपी समर्थक जो हैं वो एकदम खुल के योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी है उनकी लोकप्रियता, लेकिन हम एमओटीएन में लोकप्रियता दो तरीके से नापते हैं। एक तो पूरे राष्ट्र में पूछते हैं कि आपके हिसाब से सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है। दूसरा जो हमारे ट्रैकर चलते हैं उसमें हम रोज पूछते हैं कि आप अपने मुख्यमंत्री से, खुद के मुख्यमंत्री से कितना खुश हैं। तो राज्य के अंदर मुख्यमंत्रियों की जो लोकप्रियता है उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा नंबर 1 है। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, राज्य के अंदर की लोकप्रियता में 10 साल तक नवीन बाबू नंबर 1 चले थे। नवीन बाबू की हार के बाद में इस समय राज्य के अंदर की लोकप्रियता में हिमंत बिस्वा शर्मा नंबर 1 चल रहे हैं। और लेकिन अपन पूरे भारत में अगर हम पूछेंगे तो उसमें योगी आदित्यनाथ नंबर 1 चल रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग विषय हैं। योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड बन चुके हैं ऑल इंडिया लेवल पे, ये बात सच है, लेकिन वो ब्रांड क्या उनके खुद के राज्य में उतना ही पॉपुलर है जितना उनके राज्य के बाहर है, ये बात अलग है। पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि ब्रांड मोदी की पॉपुलैरिटी अपने राज्य से ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाहर भी इस समय। बिल्कुल। चलिए, एक अगला सवाल हमेशा जो एमओटीएन के हम एमओटीएन में ढूंढते हैं यूपी तक के नज़रिए से, वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी, यानी देश में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का उत्तराधिकारी कौन है, इसे लोगों में सबसे ज़्यादा किसे पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर भी फरवरी की तरह ही अमित शाह के बहुत करीब खड़े हुए हैं योगी आदित्यनाथ। सबसे ज़्यादा अमित शाह को वोट मिलते हैं, फरवरी में भी उन्हें ही मिले थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिसे कहते हैं कि बहुत ही करीबी फाइट अमित शाह को देते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, इसे कैसे एक्सप्लेन करें? देखिए, इसमें लगातार नंबर 1 नंबर 2 की रेस में ये दोनों बने हुए हैं। जो बड़े नेता बाकी हैं बीजेपी के, वो सिंगल डिजिट में अक्सर आ जाते हैं। तो ये तो बहुत क्लैरिटी है। और इस बात को जब हम केवल भाजपा के समर्थकों में बोलते हैं तो उसमें राज्यवार वेरिएशंस आते हैं, और उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम इसलिए भी थोड़ा सा इतना करीब पहुंच जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं वो देश का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन अमित शाह पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, खासतौर पे बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, जो भाजपा के बड़े गढ़ रहे हैं, जहाँ पे अब भाजपा बढ़ रही है, उन जगहों पे आउटस्कोर करते हैं। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि उन जगहों पे कैंपेन के लिए गृहमंत्री के नाते भी और अध्यक्ष जब थे तब भी वो कैंपेन के लिए ज़्यादा गए हैं, तो उनको उसका लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में ज़रूर योगी स्कोर करते हैं बहुत ज़्यादा, इसके कारण नेशनल लेवल पे उनके नंबर अमित शाह के आसपास पहुंच जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इन दोनों नेताओं के बीच में होड़ है। अमित शाह 21 पढ़ते हैं केवल इसलिए क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और चीफ कैंपेनर के लिहाज से और जो उनके चाणक्य कहे जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के बाहर उनकी स्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी जी की स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, उस कारण से उनका नेशनल नंबर भी अमित शाह के पास में पहुंच जाता है। यशवंत, मैं एमओटीएन के बाहर पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं क्योंकि उसकी काफ़ी चर्चा है। बिहार में प्रशांत किशोर ने एक मुस्लिम सम्मेलन में ये बात कही कि अगर मुझे 40% हिंदू जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं और उनके साथ 20% मुस्लिम वोटरों का साथ मिल जाए तो मैं नीतीश कुमार और भाजपा को तो बिहार में हरा ही दूंगा, 2 साल बाद योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश में हरा दूंगा। बिहार के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को खींच के लाने की प्रशांत किशोर को क्या जरूरत पड़ रही है? मेरे ख्याल से वो इसलिए खींच के ला रहे हैं क्योंकि उनको शायद अभी तक अपेक्षित सफलता मुस्लिम मतदाताओं के बीच में उस तरह से नहीं मिली। उस ब्रांड को हिट करने से उनको स्वाभाविक सी बात है कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच में एक तरीके से स्टैब्लिश करने का प्रयास है खुद को, क्योंकि हम अपने बिहार के ट्रैकर में लगातार देख रहे हैं 20% का थ्रेशोल्ड वो पॉपुलैरिटी में क्रॉस कर चुके हैं। तेजस्वी यादव के बाद में वो नंबर 2 के पॉपुलर नेता हैं, लेकिन ये पॉपुलैरिटी वोट में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी इसमें अभी संदेह है। इसलिए शायद वो अब उन लोगों की ओर ध्यान दे रहे हैं, उन मतदाताओं की जिनके वोट देने और बोलने में बहुत ज़्यादा उन्हें अंतर नहीं दिखेगा। उनको लगता है कि बहुत डेडिकेटेड वोट होता है अगर आप मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, तो उसमें वो अब सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से उनका ग्राफ कितना 21-22% के ऊपर कितना बढ़ेगा लोकप्रियता में या वोटों में कितना कन्वर्ट होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि जितना नुकसान वो एनडीए का कर रहे थे उतना ज़्यादा नुकसान शायद वो
आरजेडी का नहीं पहुंचा पा रहे थे, और उनको अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एनडीए के नाराज़ वोटर्स को भी खाएं और आरजेडी के भी नाराज़ वोटर्स को खाएं। तो ये जो अभी आपने बात कही, ये उस ओर उनका प्रयास है कि वो आरजेडी से नाराज़ वोटर्स को अपनी ओर रिझा सकें। बिल्कुल। आखिरी सवाल है आपसे एक बार फिर, चूंकि 2027 का विधानसभा चुनाव पहले है, उसके लिए आपके 3 टेक अवे क्या हैं तमाम आपके सर्वे के मद्देनज़र? बीजेपी के लिए क्या करेक्टिव मेजर्स हैं या अखिलेश के लिए? पहला टेक अवे तो ये है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई खुली हुई है। अखिलेश यादव जिस दमखम से लड़ रहे हैं वहाँ पे, और कांग्रेस का जिस तरीके से एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट है उनके साथ में, तो अपोजिशन के वोटर में बहुत बिखराव मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये 2027 की लड़ाई बहुत कांटे की होने वाली है। नंबर दूसरी बात, योगी और मोदी के डबल इंजन की लोकप्रियता बरकरार है, लेकिन उस लोकप्रियता को ग्रहण लगता है उनकी सरकार, उनके मंत्रियों, उनके ब्यूरोक्रेट, उनके एमएलए, उनके एमपीज के कामकाज के। कहने का अर्थ यह है कि नेतृत्व के लेवल पे लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, लेकिन नीचे के लेवल पे पूरी तरीके से अलोकप्रियता के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे वो उसको काटेंगे? 2024 में लोकसभा के समय टिकट नहीं काटने के कारण बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। 2027 में क्या बड़ी तादाद में वो टिकट काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे, इस ओर हम सबकी निगाह बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के लिए ये एक बड़ी खबर है कि हम जो ज़मीन पर या सोशल मीडिया में जिस तरह का माहौल देखते हैं और उसका आकलन करते हैं, वो अब आंकड़ों की शक्ल में, एमओटीएन की शक्ल में हमारे सामने है। और बीजेपी जो है वो उतनी कंफर्टेबल पोजीशन में, क्या कहिए, एकदम कांटे की लड़ाई वहाँ पर हमें नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में ये राजनीतिक डेवलपमेंट्स किस दिशा में जाती हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यशवंत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार। धन्यवाद।